कल्पना कीजिए कि आप चाट की दुकान पर गोलगप्पे खा रहे हैं। एक गोलगप्पा आपके मुंह में है दूसरा आपकी प्लेट में और तीसरा गोलगप्पा लिए भैया खड़े हैं। टेंशन होना लाजमी है। और अगर इसी एनालॉजी को आप परीक्षा की नजर से देखें तो पहला पेपर आने वाला है, दूसरे की तैयारी पूरी नहीं, तीसरे की टेंशन। लेकिन यहाँ पर अगर हम समय रहते प्रिपेयर कर लें तो हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो कैसे प्रिपेयर करें एग्जाम्स के लिए, ये बताने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में आज हमारे साथ हैं श्रुति पांडे जी। नमस्कार। नमस्कार। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं जी। तो श्रुति जी, अब जब सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं परीक्षा बोर्ड की डेट शीट घोषित कर दी और शनिवार 15 फरवरी 2025 से पहला पेपर इंग्लिश का शुरू हो जाएगा, 2 महीने पड़े हैं, क्या तैयारी करें यहाँ से? इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमारा स्केड्यूल फिक्स करना कि हम पूरे दिन कैसे स्पेंड करते हैं। और आजकल बच्चे बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस में भी जाते हैं शाम को, तो उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये समझना कि मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव किस टाइम पे हूँ, जहाँ मुझे ज़्यादा नींद नहीं आती, ज़्यादा भूख नहीं लगती, मैं पढ़ने में बिल्कुल ध्यान लगा सकता हूँ। उस टाइम पे 1 घंटा एटलीस्ट हर दिन अगर बच्चा अभी से निकालना शुरू करे तो वो एट द एंड ऑफ द मंथ थोड़ा कॉन्फिडेंस उसके अंदर आने लगेगा। सेल्फ स्टडी के लिए जी। ओके। जी, जहाँ पे उसको कोई टीचर ना पढ़ा रहा हो, बट जो भी उसने पढ़ा है एक बार उसको दोबारा पढ़ लेना, खुद को समझना क्या ज्यादा कठिन लग रहा है, क्या आसान लग रहा है, वो सारी चीजों को समझे तो वो बहुत इजी होगा अभी से शुरू करने में। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, चाहे तैयारी कितनी ही अच्छी हो, एक अजीब तरीके की बेचैनी होती है, टेंशन होती है, तो क्या ये नॉर्मल है या इसके कुछ अलार्मिंग सिग्नल्स हैं जिससे हमें सचेत रहना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो स्ट्रेस हमारी लाइफ में सिर्फ बुरा नहीं होता, स्ट्रेस अच्छा भी होता है। और अच्छा स्ट्रेस तब तक हमारे लिए वर्क करता है जब तक हमारी प्रोडक्टिविटी बनी रहे। फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप प्रिपेयर तभी करेंगे जब आपके मन में स्ट्रेस हो, आपको लगे कि मुझे बेटर परफॉर्म करना है। वो तब तक बच्चा करता रहता है और सही रहता है। बट जब उसके टॉलरेंस और रेजिलियंस पावर के ऊपर स्ट्रेस चला जाता है, वो हर बच्चे का अलग होता है, उसके बाद हम उसको खराब स्ट्रेस बोलना शुरू करते हैं, जहाँ पे फिजिकल साइंस हो सकते हैं, सर में दर्द, पेट में दर्द, बच्चे एग्जाम के पहले वॉमिट करते हैं, बहुत कॉमन हो गया है आजकल। तो वो सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। उसके साथ ही ब्रेन फॉग होना, ध्यान नहीं रहना, कंफ्यूजन हो जाना कि ये तो ऐसा था, ये वैसा था, और कई बार इसी वजह से बच्चे पेपर में ज्यादा मिस्टेक करते हैं। जी, और इसलिए बहुत जरूरी है कि एक तो हमने बताया आपको कि सेल्फ स्टडी जरूर करें, दूसरा हम देखते हैं कि ये वक्त है मॉक टेस्ट करने का। अब यहाँ पर क्योंकि जो पेपर आपने देना है बोर्ड का वो 10:30 से 1:30 बजे है सुबह, जरूरी है कि मॉक टेस्ट हम उसी टाइम में करें? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारी बॉडी एक रिदम के साथ चलती है। और अगर मेरा वो टाइम सोने का है या खाने का है, घूमने का है, उस टाइम पे अगर मैं एग्जाम देने ऑल ऑफ अ सडन चली जाऊंगी तो मेरा दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहेगा उस मोमेंट पे। तो मुझे वो अपने रूटीन में डालना पड़ेगा। एग्जाम के दिन आप जितने बजे उठोगे, नाश्ता करोगे और स्कूल जाओगे, उसी टाइम को अगर अभी से बच्चे अपने लाइफ में डालना शुरू कर दें तो उस टाइम तक बॉडी कंफर्टेबल हो जाती है, नींद नहीं आती, परेशान नहीं होते बच्चे। यहाँ पर टाइम की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कुछ लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयारी करना शुरू करते हैं, सुबह पढ़ते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या वो सुबह सुबह की तैयारी ज़्यादा बेटर है या फिर दिन में किसी भी टाइम अगर पढ़ा जाए तो वो भी दिमाग में अच्छे से बैठ सकता है? पढ़ाई एक्चुअली एक्टिव होने पे डिपेंड करता है। मैं जितना मेरा ब्रेन एक्टिव रहता है उस मोमेंट पे, आइडियली यस, मॉर्निंग में पढ़ाई अच्छी होती है अगर बच्चे ने प्रॉपर नींद रात में ली है। बट आजकल बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं रात में, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह उठना। अगर उठ भी जाएं तो वो नींद में ज़्यादा रहते हैं, एक्टिव नहीं हो पाते, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है पढ़ना। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पूरे दिन में से 1-2 टाइम ऐसा 1 घंटे का निकालो जहाँ पे आप खुद जानते हो कि इस टाइम पूरे एक्टिव रहती हूँ। शाम भी हो सकता है, दोपहर हो सकती है, मॉर्निंग हो सकता है, बट रात में 10-11 बजे के बाद थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। पर श्रुति जी, अब जैसे डेट शीट में आप देखें तो 10वीं में मैथ्स के पेपर में तो 9 छुट्टियां हैं, एआई के पेपर में भी हफ्ते की छुट्टी है, साइंस में 4, सोशल साइंस में 4, हिंदी में सिर्फ 2। अब कई लोग कहते हैं जी मान लो हिंदी विषय पसंद नहीं, छुट्टी भी 2, और फिर तनाव में आ जाते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करें, खासतौर पे अगर विषय आपके पसंद का नहीं है तो? जी, विषय पसंद का क्यों नहीं है इसको जानना ज़रूरी है कि क्या मुझे पढ़ने में तकलीफ हो रही है या वो मेरे इंटरेस्ट का ही नहीं है। सो अगर पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो ये तो बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने टीचर्स, मेंटर्स के साथ बैठ के अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो उस सब्जेक्ट में। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 5 सब्जेक्ट सारे बच्चे के पसंद के नहीं हो सकते। 1-2 चीज़ें होंगी जिसमें ज़्यादा रुझाव होगा, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं पसंद आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन रखें। बट जहाँ पे गैप ज़्यादा आता है तो हमें ये समझना पड़ेगा डेट शीट ऐसे प्लान की जाती है कि वहाँ पे दूसरे एग्जाम्स चल रहे होंगे, शायद आपके ना हो बट कोई और सब्जेक्ट के एग्जाम चल रहे होंगे। तो जो भी एग्जाम मेरे लिए इजी है
उसका मैं टाइमलाइन कम रखूं, जहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक ठीक स्कोर हो जाता है। वो हर बच्चे को अपना एनालिसिस करना पड़ता है, उसमें कम टाइम लगाए। जहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगने का है वो उसकी प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दे। तो एग्जाम में जो 9 दिन है उसमें 7 दिन खेलना और 3 दिन पढ़ना या 2 दिन पढ़ना वो मुश्किल हो जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी बनाए रखनी चाहिए। वैसे मेरे टाइम पे अगर वो मैथ्स में 9 दिन की भी छुट्टी होती ना तो वो भी मेरे लिए कम थी। जी बिल्कुल। लेकिन वो जो 9 दिन है, एक वो जो सब्जेक्ट जिससे आपको सबसे ज्यादा घबराहट होती है, और ज्यादातर हमने लोगों को देखा है कि मैथ्स को हवा समझते हैं, उससे बहुत घबराहट होती है, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम मांगते हैं। लेकिन अब आपको अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है, गैप मिला हुआ है, स्टिल आपके दिमाग में बार बार वो नर्वसनेस है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नींद ही नहीं आती थी रात को, मुझे पसीने आते थे, ज्यादा स्वेटिंग होती थी सोते सोते, मैं संभाल नहीं पाती थी उस स्ट्रेस को। तो क्या करे स्टूडेंट अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो? एक्चुअली बच्चे जब सब्जेक्ट को डेंजर मान लेते हैं तो बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड पे चली जाती है और फिर वैसे ही रिस्पॉन्स देने लगती है। घबराहट, पसीने आना, नींद ना आना, भूख नहीं लगना, ये सब शुरू हो जाता है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैथ्स कोई शेर नहीं है, एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। हो सकता है मेरा इंटरेस्ट ना हो उसमें, बट जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी। बाद में आप डिसाइड कर सकते हो आपको फर्दर ऑन लेना है या नहीं लेना है। तो पहले उससे दोस्ती करनी पड़ेगी ताकि डर थोड़ा सा बैठे। उसके बाद जो एरिया आपको डिफिकल्ट लगता है आप उसकी तैयारी शुरू करो, पर हमेशा ये नहीं सोचना कि मैथ्स पे ही फोकस रखना है। आपका डर बढ़ता रहेगा अगर आप बार बार दिमाग में सोचते रहो कि मैथ्स इंपॉर्टेंट है, मैथ्स से डर लगता है, तो डर बढ़ेगा। जी, और अगर हम देखें तो चाहे मैथ्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा ही है। लेकिन जब एग्जाम में आप बैठते हैं, चाहे जैसे मॉक टेस्ट में अभी या फिर जब एग्जाम्स होंगे, कभी कभी लगता है मुझे कुछ नहीं आता। थोड़ा गाइड करिए कि कैसे हम ट्रिगर करें कि जो पूरे साल हमने मेहनत की है वो मेमोरी हमारा साथ दे जाए। जी, पहले तो अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मेमोरी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव इजीली कर पाती है। तो हमें हमेशा कहते हैं कि मगअप करने की जगह आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, वो एक बेटर तरीका है। उसके साथ में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं जब भी कुछ याद करना हो। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ते टाइम मेरे आसपास का स्पेस कैसा था, मैं कौन से बॉटल से पानी पी रही थी, किस पेन से लिखती थी, वही चीज़ें अगर मैं अपने एग्जाम टाइम में लेके जाऊँ तो वो मुझे एक एसोसिएशन बिठाएगा, वहाँ पे कंफर्ट फील कराएगा, तो वहाँ पे मेरे लिखने का तरीका बेटर होगा। सो नया पेन खरीदना, सब कुछ नई नई चीज़ें लेके जाना एग्जाम में ज़रूरी नहीं होता। बच्चा जिस चीज़ से कंफर्टेबल है वही अगर वो लेके जाए तो उसके लिए बहुत बेटर होगा। एग्जाम में जैसे पेन तो वो ले जाए कंफर्टेबल जितने हैं, साथ में वाटर बॉटल या फिर जैसे चॉकलेट्स वगैरह ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, गैजेट्स एंड ऑल नहीं ले जा सकते, बट जो बेसिक आप चीज़ें हैं वो डेफिनेटली ले जा सकते हो। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई मेडिसिन है या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको खानी होती है, तो आप अपने इन्विजिलेटर को दे सकते हो। एंजाइटी कम करती है चॉकलेट खाना? करती है एक्चुअली, थोड़ा सा उस टाइम पे आपका कॉन्सेंट्रेशन बूस्ट कर देती है इसलिए। बट बच्चों को एग्जाम के पहले कैफीन, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एंजाइटी बढ़ाती है। हम जग तो जाएंगे बट बढ़ा देगी वो एंजाइटी। यहाँ पे हम डार्क चॉकलेट की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिर यानी कि स्टडी के दौरान, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भूख तो लगती है, तो उस दौरान ऐसी कौन सी न्यूट्रिशियस चीजें हम खाएं ताकि मेमोरी पावर भी इंक्रीज हो और हम जागे भी रहें? सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है सीजनल फ्रूट्स खाना। वो आपको जगा के भी रखेगा और आपका काम चलता रहेगा। और उसके साथ में आप नींबू पानी पी सकते हो, तो उससे जो हम कैफीन या चाय इन सब से जो चाहते हैं कि वो हमें जगा के रखे, वो फ्रूट्स कर देते हैं नेचुरली। तो अब बच्चा हमेशा खाते टाइम अगर फ्रूट्स रखे और उसके साथ में पढ़ाई कर रहा है तो वो बहुत हेल्प करेगा। एक और टेक्निक है जो जरूर स्टूडेंट्स नोट करें और ये है माइंड मैपिंग। जैसे ही आपका क्वेश्चन आता है ना, एकदम लिखने में गलती होती है, सिली मिस्टेक्स होती है, पहले थोड़ा स्ट्रक्चर कर लें। क्या है माइंड मैपिंग? माइंड मैपिंग होता है, जैसे आपने अभी कहा था कि हमारे सारे सब्जेक्ट हमारे लाइफ में हर जगह हैं। यहाँ पे फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, सब कुछ है जो भी हम लाइफ में यूज करते हैं। अलग अलग कुछ भी नहीं चलता लाइफ में। तो माइंड मैपिंग जो है हमारा कोरिलेशन बिठाने में हेल्प करता है। जैसे अगर मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ रही हूँ तो उसको मैं मैथ से कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, लैंग्वेज से कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, हिंदी से कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, साइंस से कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, सब कॉन्सेप्ट्स को साथ में लिखना और फिर उसके साथ में पढ़ाई करना और वही सारे सब्जेक्ट में पढ़ना, तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से याद हो जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसे ही मान लीजिए वाटर का आप सब्जेक्ट देखिए तो H2 + O, H2O करेंगे तो केमिस्ट्री हो गया। लोगों को कई बार 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लेने, तो सामाजिक मुद्दा हो गया, सिविक्स, है ना? लेकिन ये बातें ना अभी समझ में आती हैं। जब हम स्टूडेंट होते हैं उस टाइम पे एक स्ट्रेस होता है, वो लगातार बना ही रहता है। जैसे होता है ना कि बादल है एक स्ट्रेस का और वो लगातार हमारे साथ साथ चल रहा है। अब उसमें हमारी जो फैमिली है
उनका भी बड़ा योगदान रहता है, या तो वो हमें स्ट्रेस से रिलीव करने की कोशिश करते हैं या फिर वो ज्यादा स्ट्रेस दे देते हैं। जी। तो ऐसे में फैमिली को क्या करना चाहिए? एक्चुअली एग्जाम्स एक ऐसा टाइम है ना जहाँ एंजाइटी या स्ट्रेस सिर्फ बच्चे को नहीं होता, पेरेंट्स को होता है, सिबलिंग्स को होता है, रिश्तेदारों को होता है, नहीं होता तो वो दे देते हैं, तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं उस टाइम पे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में हर इंसान एग्ज़ाम को बस एग्ज़ाम की तरह देखे, डेंजर की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। और हम भी जानते हैं, बड़े होने के बाद सारे अडल्ट जानते हैं कि हर एग्ज़ाम हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो उस फीलिंग के साथ आप पहले काम करना शुरू करें। और बच्चों को ये चाहिए कि जहाँ पे भी उनको लग रहा है कि ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, ये सोचे बिना कि मेरे पेरेंट्स क्या रिएक्ट करेंगे या मेरे टीचर्स क्या कहेंगे, उस बात को आप कह दो एक बार एग्जाम जाके। के बाद जब बच्चा घर आए, पेरेंट्स को पूछना चाहिए एग्जाम कैसा गया। पेरेंट्स अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस से पूछते हैं कि एग्जाम कैसा गया, बट आइडियल केस में नहीं पूछना चाहिए। बच्चों को थोड़ा स्पेस दो उस मोमेंट पे बैठने के लिए, सोचने के लिए कि क्या हुआ है। और पोस्ट एग्जाम डिस्कशन जो बच्चे करते हैं वो भी मैक्सिमम इसे अवॉइड करना चाहिए, सारे एग्जाम खत्म हो जाने दो। तो आखिरी सवाल, चाहे स्टूडेंट माइंड हो, चाहे पेरेंट्स माइंड हो, सोसाइटी माइंड, हम कहते हैं एग्जाम्स इज लाइक अ फेस्टिवल। ह्यूमन माइंड कैसे रिसीव करे, कैसे उत्सव की तरह मनाए परीक्षाओं को? परीक्षाएं ज़्यादा डराती रिजल्ट की वजह से हैं। तो अगर ये समझे कि रिजल्ट कैसा भी हो वो मेरे फेवर में है, वो मुझे बताएगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, या पेरेंट्स को भी बताएगा कि हम कहाँ एज अ पेरेंट स्टैंड करते हैं। अगर वो इस फीलिंग के साथ एग्जाम को देखेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेस कम हो जाता है। बट अगर ऐसे देखेंगे कि हम सबका कोई एक एनालिसिस हो रहा है, हमारी रिपोर्ट बनेगी एज अ पेरेंट हम अच्छे हैं या नहीं, एज अ टीचर हम अच्छे हैं या नहीं, एज अ स्टूडेंट हम अच्छे हैं या नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस दे देता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी शुरू हो जाती है। लाइक दिस एवरी चाइल्ड इज यूनिक। तो एग्जाम आपका परिचय आपके हुनर से कराएगा। तो आशा है कि परीक्षा के इस उत्सव को आप एंजॉय करेंगे। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए श्रुति जी आपका बहुत बहुत आभार। Thank you. थैंक यू। थैंक यू सो मच।